एनटीए इस समय कुछ ज़्यादा ही चर्चे में आ गए हैं। अभी तो नीट की वजह से था, अब यूजीसी की परीक्षा, जो नेट यूजीसी की परीक्षा है वो कैंसिल हुई है, उसकी वजह से फिर से न्यूज़ में आ गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके पास टीचिंग और अन्य एग्ज़ाम कराने का कार्यभार इस समय गवर्नमेंट ने दिया है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2017 से इस्टेब्लिश हुई है ये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का कार्यभार दिया है, पर हमने देखा है कि कुछ समय से ये अपने कार्यभार को ठीक से संभाल तो पा नहीं रही है। साथ ही साथ यहाँ पे चर्चा अभी हो रही है कि क्या हमें एक नई टेस्टिंग एजेंसी की ज़रूरत है कि नहीं। उसके पहले हम बात करेंगे पेपर लीक के बारे में। साथ ही साथ जो विधेयक आया था, जो पेपर लीक होने से बचाने के लिए लाया गया था, अलग अलग स्टेट्स के पास उनके खुद के कानून हैं पेपर लीक को लेके। इसके अलावा बात करें अगर सेंट्रल लेवल पे हमारे पास कोई कानून है कि नहीं, बिल्कुल है, और उसके बारे में हमें क्या जानना है आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट को रद्द कर दिया है। एक बयान में मंत्रालय में चिंता साफ साफ व्यक्त की गई है कि उनको एनटीए के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कितने लेवल अंदर तक करप्शन फैला हुआ है। और यहाँ पे नीट की परीक्षा एनटीए ने ही कराई थी, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स जो दे दिए गए थे, 1500 से ऊपर के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे। किस हिसाब से आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं कि इतने सारे बच्चों का जो टोटल हो गया है वो बेस्ट एग्जाम, मतलब बेस्ट नंबर पॉसिबल वो जो अचीव कर सकते हैं उन्होंने वो अचीव किया है। किस हिसाब से आपने यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं, यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। भले ही 23 जून को फिर से पेपर होना है नीट का, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि एनटीए किस तरह से आजकल चर्चा में रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले ली है, उसको देख लीजिएगा नीट के लिए स्पेसिफिकली, बट बाकी अभी हम देखते हैं। एक बयान में मंत्रालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हो सकता है कि परीक्षा में अपेक्षित ईमानदारी की कमी रह गई हो। तो आप समझ जाइए, जब ईमानदारी की कमी आपके एजुकेशन सिस्टम में हो गई है, इसका मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम करप्ट होने लगा है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन में। अगर यूथ को या फिर स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पे बिलीफ ही नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि कल के दिन फ्रस्ट्रेशन सिविल वॉर की तरफ भी ले जा सकती है। साथ ही साथ ये वही यूथ है जिसने उत्तर प्रदेश में एक तरह से सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार को साफ साफ चैलेंज किया और बीजेपी इसी वजह से उत्तर प्रदेश में हाई लेवल से हारी है। अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई राइज पे है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, प्राइवेट सेक्टर की कमी है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, ये सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही यह भी घोषणा की है कि नई परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जिसके बारे में आगे की जानकारी अलग से साझा होगी। यूजीसी नेट, जिसे 317 शहरों में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दिया था पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए तथा किसी भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश स्तर के शिक्षण पद के लिए आवेदन करने हेतु परीक्षा देते हैं। मतलब अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूजीसी नेट परीक्षा दी जाती है। अब इसी को रद्द किया गया है। फरवरी में संसद द्वारा एक सख्त नया कानून पारित किया जाने के बाद पहली बार केंद्र द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षा को रद्द किया गया है। मतलब एक परीक्षा जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको रद्द कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे लैप्सेस, सिग्निफिकेंट करप्शन लैप्सेस आए हैं। यही बात ये गवर्नमेंट करेंटली बात करती थी ना कि करप्शन नहीं है, सब कुछ करप्शन फ्री है। तो एजुकेशन में भी तो करप्शन हो रहा है, इसको कौन पूछेगा। मीडिया की यहाँ बहुत बड़ी एक गलती है। मीडिया को हमेशा सरकार को क्वेश्चन करते रहना चाहिए, और यही सारे लैप्सेस हैं जहाँ पे आप साफ साफ जाके सरकार के लैप्सेस को क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि एक ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इस बार इंडिया को मिला है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आंदोलन जो छिड़ा है, जो युवाओं ने छेड़ा है अगेंस्ट एनटीए फॉर नीट एज वेल एज यूजीसी, ये हमेशा चलता रहे ताकि सरकार जगे अपनी नींद से। तो चलिए इस विधेयक के बारे में बात करते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024, ये 17वीं लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 9 फरवरी को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोका जाए। अनुचित साधन से अगर कोई परीक्षा पास करता है, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो पेपर लीक हो,
इसमें इन सारी चीज़ों को हाई पनिशमेंट, हाई लेवल ऑफ पनिशमेंट दी जाएगी। अगर हम देखें कि जो लीक्स हुए हैं, पेपर लीक्स हुए हैं, कुछ इस तरह का हमारे पास मैप है जो हमें बता रहा है कि 15 स्टेट्स में किस तरह से 41 जॉब रिक्रूटमेंट, आप समझ रहे हैं, 41 जगह पेपर लीक हुए हैं, 41 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पेपर लीक हुए हैं। मतलब कितने एंड तक, कितने डीप लेवल का करप्शन यहाँ पे हुआ है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, देख सकते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से पेपर लीक्स हुए हैं। एग्ज़ाम्स एक ही कंडक्ट हुए, पोस्ट 3300 पदों के लिए, और कैंडिडेट कितने हुए हैं, कैंडिडेट आप देख लीजिए, 19 लाख से अधिक कैंडिडेट 3300 पोस्ट के लिए परीक्षा दिए, 19 लाख उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक एग्ज़ाम दिया गया है 30 पोस्ट के लिए, 4000 लोग उस पर बैठे हैं। असम में एक एग्ज़ाम पोस्ट, उसमें 590, इसमें 66,000 बैठे हैं। तो आप समझ रहे हो 19 लाख, ये कितना बड़ा एक हमारे पास यू कैन से एक प्रॉपर डेटा आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितने हाई लेवल का है। इसके अलावा राजस्थान में 7 परीक्षाएं, 7 जॉब्स, 7 परीक्षाएं फॉर 40,000 प्लस पोस्ट और जॉब्स। इसके लिए 38 लाख से लोग ऊपर बैठे हैं, 38 लाख से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, और वो एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं इस चीज़ के लिए। गुजरात में 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिसमें 5,260 आपके पास जॉब पोस्ट आई हैं, और 16 लाख से अधिक लोग इस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो इन सारे डेटा और इन सारी चीज़ों को देख के आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, पर पेपर लीक्स लगातार होते जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर पेपर लीक्स ये मतलब इतनी बड़ी धांधली, अगर इतना बड़ा करप्शन इसमें बैठा हुआ है, तो हमारे यूथ का फ्यूचर क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर इंगेज्ड है नहीं, ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर के डिसएंगेजमेंट की वजह से पहली चीज़। दूसरा, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जॉब्स बाय गवर्नमेंट। फिर उसके बाद स्किल्स नहीं है बच्चों में, स्किल डेवलपमेंट की कमी है। स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चे क्या ही मार्केट डिमांड को मीट करेंगे। फिर उसके बाद लैक ऑफ विजिलेंस, और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से विजिल की कमी होने की वजह से एनटीए क्वेश्चन में आ रही है। हाल के वर्षों में देश भर में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण परीक्षाओं में देरी होती है, उनका रद्दीकरण होता है। इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समय बस एक ही एग्ज़ाम है जिस पे आप सच में ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो है यूपीएससी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसी वजह से अब जो बच्चे अपनी प्रिपरेटरी फेज़ में देख चुके हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स बेकार हो चुके हैं, वो किधर भर के आ जाएंगे, यूपीएससी में। मतलब ये बहुत बड़ा एक कारण है लोग यूपीएससी में इतने ज़्यादा लोग बैठते हैं। रीज़न इज़ ओपेक, इतना ज़्यादा ओपेक है कि आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। वर्तमान में अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने वाले तत्वों की पहचान की जाए, एक केंद्रीय कानून द्वारा उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाए। इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। युवाओं को आश्वासन देना है कि उनके ईमानदार प्रयासों का उचित प्रतिफल दिया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य की सुरक्षा, एजुकेशन की अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज़ से बनाना चाहता है, बेटर उसको एजुकेशन मिले। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट बहुत व्यापक हो गया है, और आप सिर्फ थ्योरी में एडुकेट नहीं होते हो, प्रैक्टिकल रिसोर्सेज से भी एडुकेट होते हो। जब तक प्रैक्टिकल रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, आप थ्योरी पर ही अपने एजुकेशन को बेस करेंगे। अगर आपको कोई भी कंपनी रिक्रूट ही नहीं करेगी तो आप प्रैक्टिकली कैसे काम करोगे उसके साथ। तो यहाँ पे स्किल्स की बहुत बड़ी कमी है, और एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं अगर मिल रहा है तो दिक्कत तो हो ही जाएगी ना। नीट वैसे ही बहुत बार क्वेश्चन में रहा है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी ये लेके आया है
चाहे वो रूरल स्टूडेंट्स हों चाहे वो अर्बन स्टूडेंट्स हों, उनको एक ही तरह की परीक्षा में बैठना पड़ता है। चाहे परीक्षा प्रणाली कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो, गवर्नमेंट इसके बारे में सुन नहीं रही है। तमिलनाडु इसी वजह से शुरू से ही इस परीक्षा की, नीट की परीक्षा के बारे में हमेशा से प्रतिकूल प्रभाव से रहा है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो कि ड्रॉप आउट हुए थे। ठीक है, इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अनुचित तरीकों में लिप्त व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है। यानी कि अगर कोई भी सेंटर बिक गया है कि आप इन बच्चों को चीटिंग करा दीजिए, या आपके सेंटर में कोई, आपके सेंटर को किसी ने ख़रीद लिया है कि हमारे बच्चों की चीटिंग करा दीजिएगा, तो इस तरह से ऐसे कोई लोग हैं, कोई इंडिविजुअल हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई भी स्कूल अगर या कोई भी कॉलेज ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर ये कानून अप्लाई होने वाला है। ये व्यक्ति, संगठित समूह या संस्थान मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही साथ विधेयक में उम्मीदवारों के ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे अगर उम्मीदवार हों, इसमें उम्मीदवार जो शामिल होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उम्मीदवारों का मामला संबंधित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण में मौजूद प्रशासनिक प्रावधानों के तहत आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मेंस ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यह विधेयक कानून बनने के बाद राज्यों के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में होगा, यानी कि ये इसी से जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, अपने खुद के कानून बना सकते हैं। यह राज्य को आपराधिक तत्वों को उनके राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में बाधा डालने में से रोकने की सहायता देगा। विधेयक की धारा 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो कि मौद्रिक या गलत तरीके से किसी को लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंतर्गत आपको, इन प्रावधानों के अंतर्गत आपको यहाँ पे बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। तो 15 कार्यों को रखा गया है। इसमें 15 कार्य कौन कौन से हैं, किन में कार्यवाही होगी? अगर प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की अनाधिकृत पहुंच या लीक हुई, बिना अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पत्र या OMR शीट तक पहुंचने या उससे कब्जे में लेना, OMR शीट या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ कोई अगर करता पकड़ा जाएगा, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता अगर आप कोई कर रहे हो तो अब याद रखिएगा इसमें उम्मीदवार नहीं शामिल होगा, उम्मीदवार का अलग एक कानून आया है, उसके अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई होगी। पर अगर कोई सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवार की गलत तरीके से मदद कर रहा है तो उसको रखा गया है। सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों को हल करना, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करना, मौद्रिक लाभ से नकली परीक्षा आयोजित करना, नकली परीक्षा भी अगर कोई आयोजित करता है वो भी पकड़ा जाएगा इस विधेयक के अंतर्गत, नकली प्रवेश पत्र जारी करना, धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए ऑफर लेटर जारी करना, समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करना, व्यवधान पैदा करने के लिए अनाधिकृत लोगों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना। अब उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनेगी। सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी या सुव्यवस्थित IT सुरक्षा प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति तैयार करेगी। यह समिति IT तथा भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों से संबंधित राष्ट्रीय सेवा एवं मानक स्तर तैयार करेगी। यानी कि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो कंप्यूटर को हैक प्रूफ कैसे बनाया जाए, क्या यूनिफॉर्म सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी ये समिति बताएगी। दक्षता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं के संचालन हेतु इन मानकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। अधिनियम में परिभाषित अनुसार कौन सी परीक्षाएं सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी परीक्षाएं, क्योंकि सार्वजनिक के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो करते हैं वो अलग परीक्षा है, उसमें चाहे धांधली वांधली जो हो रही है वो अलग विधेयक है उसके लिए। पर अगर पब्लिक एग्ज़ाम्स है, ये सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो धारा 2 के तहत सार्वजनिक परीक्षा को अधिनियम में अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब वो अगर गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कोई एजेंसी अगर कंडक्ट कर रही है, तो वो सार्वजनिक परीक्षा हो गई। अब देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले तो हम सबकी प्यारी UPSC, ये सार्वजनिक परीक्षा में आती है। संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षा, संयुक्त राष्ट्र सेवा परीक्षा,
संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा आदि ये आयोजित कराता है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी यानी कि केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप बी नौकरियों के लिए भर्ती कराता है। फिर उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी भारतीय रेलवे में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को भर्ती करता है। बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था आईबीपीएस जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ये भी अब सार्वजनिक परीक्षा करवाती है ना, तो ये भी इसके अंतर्गत आती है। यानी कि अगर यही संगठन खुद करप्ट निकली तो यहाँ पे इसको भी क्वेश्चन किया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्र सरकार, ये सब तो हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग के में कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनसे जुड़े कार्यालय के कानून में दायरे में आएंगे। यानी कि अगर मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई अलग से परीक्षा करा रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स कोई परीक्षा करा रही है, तो वो भी इसी के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर एक अधिसूचना के माध्यम से विधेयक को नए प्राधिकरण में जोड़ सकता है। यानी कि नया कोई और परीक्षा अगर आ रही है, उसे सार्वजनिक समझना है तो उसको भी जोड़ दिया जाएगा। विधेयक की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे यानी कि कॉग्निजेबल होंगे, और गैर जमानती आपको बेल भी नहीं मिलेगी अगर आप पकड़े गए इसमें। कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञान में आने के बाद यानी कि आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जा सकता है बिना वारंट प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है और साथ ही साथ नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल यानी कि बिना वारंट के अरेस्ट हो सकते हैं, नॉन बेलेबल मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये गैर शमन योग्य है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है और जमानत पाना अधिकार का मामला नहीं होगा। इसके बाद एक मजिस्ट्रेट या निर्धारित करेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने योग्य है या नहीं। एक गैर शमन योग्य अपराध वह है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बहुत बार देखा कि जो जॉब माफिया होते हैं वो डरा धमका के वापस मतलब जो भी आपने बयान दिया उसको वापस ले लिया जा सकता है, तो इसीलिए इसको रखा गया है। अगर भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच में समझौता हो गया तब भी आप शिकायत वापस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सज़ा 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो याद रखना है जेल कितनी है और जुर्माना कितना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो जुर्माना आपको कितना देना पड़ सकता है, 10 लाख रुपए तक का, और सज़ा 3 से 5 साल की जेल भी हो सकती है। दोषी व्यक्ति जुर्माना देने में अगर विफल रहता है तो धारा 10(1) के अनुसार भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, जो IPC को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। धारा 10(2) के तहत एक सेवा प्रदाता को दंड देने से संबंधित है। ठीक है, सेवा प्रदाता द्वारा किए गए अपराध पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे सेवा प्रदाता जो जांच के अनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी, मतलब जांच प्रणाली को किस तरह से काम करना होता है उसको पैसे की ज़रूरत होती है ना बेटा, तो यहाँ पे वो पैसा जो लगेगा वो भी इसी के द्वारा इसी से लिया जाएगा। उन्हें 4 साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए भी रोक दिया जाएगा, मतलब ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। यह सत्यापित हो जाता है कि सेवा प्रदाताओं से जुड़े अपराध किसी निदेशक या फिर वरिष्ठ प्रबंधन या सेवा प्रदाताओं के प्रारंभिक व्यक्तियों के साथ प्रभारी व्यक्तियों के सहमति से या मिली भगत से हुआ है तो उसके बाद प्रॉपर स्टेप्स इनको हटाने के लिए लिए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उत्तरदायी यानी कि ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी इन्हीं के ऊपर सेट की गई है कि अगर आप चीफ हैं, आप बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आपको चीफ माना गया है, तो आपका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, बट अगर आप ठीक से नहीं करा पा रहे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी। इन्हें 3 से लेकर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर प्रूफ हो गया तो। अगर बात करें संगठित अपराध, इसके मामले में कठोर सज़ा का प्रावधान है। इन्हें जॉब माफिया कहते हैं, मतलब इनका काम ही है कि ऑर्गेनाइज क्राइम कराना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली संगठित अपराध क्या है, संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि उनका काम ही ये है, यानी कि वो मिलते ही हैं, मतलब उनका पूरा का पूरा पेशा ही वही है। तो जॉब माफिया हम उन्हीं को कहते हैं। ये संगठन है जो डिसाइड करता है कि पेपर अगर कोई होने वाला है तो किससे हमें संपर्क करना है कि वो लीक हो जाए और हम अपने मतलब वहाँ पे बच्चों को दे सकें वो पेपर और उनसे पैसे वसूल सकें। तो ये सब ना बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेटा, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ने की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और रिसोर्सेज कम है
इसी वजह से संगठित अपराध इतने ज़्यादा हो रहे हैं। संगठित अपराध को सार्वजनिक परीक्षा में गलत लाभ के लिए साजिश में शामिल व्यक्तियों के समूह द्वारा गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 111(1) के अनुसार संगठित अपराध के लिए सज़ा 5 साल से कम नहीं है बल्कि 10 साल तक की कैद है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें विधेयक से संबंधित चिंताएं कौन कौन सी, देखो विधिक चुनौतियों की संभावना। सबसे पहली बात, विधेयक को अपराधों की संज्ञेयता, गैर जमानतता और गैर शमन क्षमता संबंधी प्रावधानों से संबंधित विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मत पर असहमति भी हो सकती है कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए ये कठोर दंड उचित है कि नहीं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे अप्लाई होगा कि जितना आपने क्राइम किया है कितना प्रपोर्शन में आपको उसकी सज़ा होनी चाहिए। अगर क्राइम छोटा है तो उसी के हिसाब से छोटी सज़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी। उसके बाद राष्ट्रीय तकनीकी समिति पर स्पष्टता नहीं है, यहाँ पे अभाव है। विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन होने बताया गया है, पर इसकी संरचना क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसमें होना चाहिए, योग्यता क्या होगी अगर लोगों को इसमें हम चयन कर रहे हैं इसका पार्ट बनने के लिए, और अधिदेश क्या होगा। तो इसमें हमारे पास कोई बेसिकली एक स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। राज्य सरकारों का विवेकाधिकार है। बेसिकली अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, राज्यों के अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है। कहीं CBSE चल रहा है, कहीं ICSE चल रहा है, कहीं अलग तरह से प्रणाली परीक्षा अलग तरीके से परीक्षा होती है, कहीं अलग तरीके से परीक्षा होती है। तो अगर एक वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे राज्यों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें, या विधेयक परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने में कहाँ तक कारगर है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय हैं, गैर जमानती हैं और गैर शमन योग्य हैं। विधेयक की धारा 10(2) एक सेवा प्रदाता को दंड देने से संबंधित है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सो बताइए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।